ओके तो आज के क्लास में हम देखेंगे दिस कीवर्ड। तो कीवर्ड का नाम ही है दिस। तो ये दिस कीवर्ड करता क्या है? दिस कीवर्ड यहां पर हम पॉइंट लिख देते हैं। दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट एज करंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो दिस कीवर्ड कैसे रिप्रेजेंट करता है? करंट क्लास ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब जिस क्लास पे आप वर्क कर रहे हो या जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कौन करता है? दिस कीवर्ड। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट। स्क्रीन शेयर है, ये सुनो। ओके, वेरी गुड। नाउ नाउ ये दिस कीवर्ड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जी, दिस कीवर्ड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस कीवर्ड विथ वेरिएबल, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। तो वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर के साथ भी हम दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये पहले तो हम जाने करंट क्लास ऑब्जेक्ट क्या है और वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर के साथ ये कैसे वर्क करता है। तो अब इसके लेके आते हैं हम एग्जांपल्स। एग्जांपल वन देखिएगा ध्यान से। इंट ए इक्वल टू 100। इंट ए इक्वल टू 100 ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को हमें कुछ इसमें हमें चेंज करना है कि हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर दें। तो मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर है हमारे टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इंट बी। ओके, देन अब ये ए क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। कहाँ से हमें कॉल करना है? इस मेन मेथड से। मेन मेथड कैसा मेथड है? स्टैटिक। तो स्टैटिक से इंस्टेंस को कैसे कॉल कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट। ये हमने हमारी इस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। तो डायरेक्टली हम ए तो लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेन मेथड स्टैटिक है और स्टैटिक से इंस्टेंस डायरेक्टली नाम से तो कॉल होगा नहीं। तो इसलिए हमने क्या बनाया था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल हो पाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? t1 डॉट ए। ठीक है, पहले पुराना थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और उसी के साथ में आपको यहां पर इस दिस कीवर्ड के बारे में भी बताऊंगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं रन कराने के लिए। d डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट cd ऑनलाइन जावा, ओह हाँ सही, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। कंपाइल हो गया जावा टेस्ट। एक एरर आई। हाँ ओके, क्या एरर आई है देखिए। T1 ऑब्जेक्ट किस कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो रहा है? जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो रहा है। तो एक लाइन हमने लिखी थी कि अगर प्रोग्राम में कोई भी यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर हो तो उस केस में कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता। तो यहां पर भी मुझे क्या देना पड़ेगा? एक इंटीजर पास करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर है? वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो हमने आर्गुमेंट क्या पास किया? 20। तो अब आपको कुछ और भी मैं चीजें बता दूं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मैं चीजें यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में दिखाई दे रहा है ना, ये कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपको
इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो यहां पर कंस्ट्रक्टर में आपने एक वैल्यू भी दी है कि 20। तो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। तो कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस में क्या लिखा है, इंट बी, मतलब ये कंस्ट्रक्टर का क्या है, पैरामीटर। ये क्या है, पैरामीटर। कितना पैरामीटर है, एक पैरामीटर। किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। फिर आते हैं यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट बना T1 तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ लेकिन साथ में क्या लेके जा रहा है, वैल्यू। तो इस वैल्यू को आप क्या बोलते हो, आर्गुमेंट। ये क्या है, वैल्यू आर्गुमेंट। ध्यान रखिएगा क्या होता है पैरामीटर और क्या होता है आर्गुमेंट। तो आपने टेस्ट कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास किया, किस बेसिस पे पास किया आपने, क्योंकि टेस्ट कंस्ट्रक्टर में कितना पैरामीटर था, एक, वो भी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। ओके, तो क्या होता है पैरामीटर, क्या होता है आर्गुमेंट। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब बताइए, आप लोग बताइए आउटपुट क्या आएगा। T1 ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन पता नहीं क्या होगा फिर सर, T1 देन T1 ने A को कॉल किया। तो T1 जब A को कॉल करेगा तो क्या प्रिंट होगा, बताइए। T1 जब A को कॉल करेगा तो क्या प्रिंट होगा। अरे सिंपल है भैया, ऐसा क्या सोचने में बैठ गए तुम। ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट ने ए को कॉल किया। अब ए को कॉल किया तो ए के पास क्या रखा हुआ है, 100। तो क्या प्रिंट कर देगा ये, 100। सिंपल तो है, ठीक है, 100 प्रिंट कर देगा। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम चाहते हैं जो कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो किसको मिल जाए, बी को, और ये बी वैल्यू किसके ऊपर चढ़ जाए, ए के ऊपर। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, ये जो बी वैल्यू है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या लिखा, बी। बी वैल्यू है ये कहाँ चढ़ जाए, कहाँ पे स्टोर हो जाए, तो बी की जो वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाए। तो हमने पढ़ा है ना, इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पहले वर्क करेगा, देन लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर होगा। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, बी, और बी की जो भी वैल्यू है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, ए में। तो अब क्या हुआ, वापस देखें। ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ, ये बी की वैल्यू जो कितनी है, 20। ये 20 कहाँ जाके, ये 20 किसे मिल गया, ये 20 मिल गया है ए को। तो ए की वैल्यू अब अपडेट हो गई है, पहले क्या थी, ए की वैल्यू 100, अब अपडेट होके क्या हो गया है, ए की वैल्यू 20। क्लियर, आया समझ में। तो ए की वैल्यू अब अपडेट होके क्या हो गई, 20। तो T1 ने ए को कॉल किया तो आंसर क्या देगा, 20। कंपाइल एंड रन, कितना आया, 20। अगर हम ये लाइन नहीं लिखे तो कितना आंसर आएगा, T1 ने ए को कॉल किया तो कुछ अपडेट हुआ क्या, नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 100। देखिए, ठीक है। तो यहां पर हमें आंसर मिला है 20। तो ये पहला एग्जाम्पल। अब एक और बात कि सर हमने तीन टाइप के वेरिएबल पढ़े थे, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जो कहां पर डिफाइन किया जाए, क्लास के अंदर, लेकिन मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के बाहर। स्टैटिक वेरिएबल भी ऐसा ही है कि क्लास के अंदर लेकिन मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक के बाहर। लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ब्लॉक के अंदर अगर पाया जाए तो वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे इस प्रोग्राम में कोई लोकल वेरिएबल दिख रहा है आपको। तो एक और पॉइंट आप याद रखें, हमने ये पढ़ा था कि अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर या मेथड के अंदर कोई वेरिएबल अगर हो तो वो क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई लोकल वेरिएबल नहीं है और इसके मेथड के अंदर भी कोई लोकल वेरिएबल नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर लीजिए,
जो पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो मेथड के हो चाहे वो कंस्ट्रक्टर के हो, जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पैरामीटर क्या है, इंट बी। ये बी वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, ये है लोकल वेरिएबल। तो मेथड का पैरामीटर या कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर में जो भी लिखा है वो क्या माना जाता है, लोकल वेरिएबल माना जाता है। तो बी क्या है यहाँ पर, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर ध्यान दे तो क्या हो रहा है, ये लोकल वेरिएबल बी ये अपनी वैल्यू कहाँ पर स्टोर करवा रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो बी की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है जी, इसको मैं अपडेट कर देता हूं आपका एग्जाम्पल। ना पॉइंट नंबर टू पे आते हैं। सर दिस का तो यूज हुआ ही नहीं, हम तो दिस पढ़ने के लिए बैठे थे, दिस का भी यूज होगा। अगर मान लीजिए इस बी की जगह मैं ए लिख दूं, इस बी की जगह मैंने ए लिख दिया, तो अब यहाँ पर लोकल वेरिएबल क्या है, ए, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ए, और हमें पता है दोनों के स्कोप क्या है, अलग अलग। लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, होल क्लास, बट थ्रू ऑब्जेक्ट ओनली। और लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, विद इन अ मैथड और विद इन अ कंस्ट्रक्टर और विद इन अ ब्लॉक। ठीक है, तो इस ए का स्कोप पूरी क्लास है, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। और इस ए का, ये ए क्या है बताइए, ये तो लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल का स्कोप, इस ए का स्कोप कहां तक होगा, सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर तक रहेगा। तो अगर इस फॉर्मेशन की बात करें कि सर लोकल वेरिएबल की वैल्यू इंस्टेंस में स्टोर हो जाती है, तो अब इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, ए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ए की वैल्यू ए में स्टोर हो रही है, ए की वैल्यू ए में स्टोर हो रही है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो क्या सर ये अपडेट हो पाएगा? अब ध्यान से देखिएगा हुआ क्या। एक लड़का, ये पूरा मोहल्ला है, मान लीजिए पूरी कॉलोनी है, ठीक है, ये टेस्ट क्लास पूरी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में एक लड़का रहता है, राहुल। और इस कॉलोनी में एक घर है जिसमें एक लड़का रहता है, राहुल। तो ध्यान रखिएगा, कॉलोनी में भी एक राहुल रहता है और इस घर में भी एक राहुल रहता है। तो आप क्या बोल रहे हैं, इस राहुल की मम्मी ने बोला कि राहुल तू जाके स्टोर कहाँ हो जा, राहुल में, ठीक है। या इस घर में बैठी, क्योंकि लोकल को पहले एक्सेस करोगे ना, लोकल मतलब घर। तो इसकी राहुल की मम्मी ने बोला, इस घर वाले राहुल की मम्मी ने बोला कि राहुल खाना खा ले। तो कौन सा राहुल खाना खाएगा, यही तो खाएगा, थोड़ी ना पड़ोस वाला या कॉलोनी का वो राहुल खाना खा लेगा। तो स्कोप सबसे पहले कहाँ देखा जाता है, अपने घर में ही। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये फॉर्मेशन ये बन चुका है, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये क्या बन गया है कि लोकल वेरिएबल की वैल्यू लोकल वेरिएबल में स्टोर हो रही है। जब लोकल की वैल्यू लोकल में स्टोर हो रही है और आप मान क्या रहे हो, इंस्टेंस वेरिएबल ए की वैल्यू, तो क्या चेंज हो पाया ये ए, नहीं हो पाया। ए की वैल्यू 20 हो पाई क्या, नहीं हो पाई, ए की वैल्यू अभी क्या है, 100 ही है। तो सर इस तरीके से हम वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। अगर नाम चेंज हो, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में दोनों के नाम अलग थे, दोनों के नाम अलग थे, इंस्टेंस का नाम था ए, लोकल का नाम था बी। यहाँ पर इंस्टेंस का भी नाम ए है, लोकल का भी नाम ए है, तो ए की वैल्यू ए में स्टोर कर रहे हो, तो क्या वैल्यू चेंज हो पाएगी इंस्टेंस की, नहीं। अब आया कहानी में ट्विस्ट कि सर हम कैसे लोकल वेरिएबल की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर कर सकेंगे, क्योंकि दोनों के नाम तो सेम है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिस। आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, दिस। और दिस मतलब करंट क्लास ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहती है, इंस्टेंस वेरिएबल के पास, ठीक है। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगा, तो हमने इसी ऑब्जेक्ट को एक्सपांड कर दिया, क्या यूज करके, दिस। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, दिस डॉट ए, यानी कि लोकल वेरिएबल ए की वैल्यू कहां स्टोर हो जाए, दिस डॉट ए, यानी कि करंट क्लास ऑब्जेक्ट इस ए को कॉल कर रहा है। ए क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट ही तो
इंस्टेंस को कॉल करता है। तो यहां पर लोकल वेरिएबल की वैल्यू कहां जाके स्टोर हो रही है, इंस्टेंस वेरिएबल में, बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो हुआ क्या, वापस डायग्राम से समझे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ, ए की वैल्यू में क्या आ गया, 20। ये जो 20 है ये उठ के कहां चला गया, दिस डॉट ए, मतलब इंस्टेंस ए में। और इंस्टेंस ए की वैल्यू यहां पे क्या हो चुकी है, अपडेट, कितना हो गया अब, 20। और अब हम यहां पर प्रिंट करवा रहे हैं कि t1 डॉट ए, t1 ने ए को कॉल किया, तो बता ए वैल्यू क्या है तेरी, तो क्या हो गई अपडेट होके 20। क्लियर, 20। अच्छा रन तो मैंने किया ही नहीं, इसको मैं इसको रन कर देते, कंपाइल एंड रन। कितना आया, 20। ओके। अब सर अगर ऐसा हो कि मैं ऐसा लिख दूं, इंट आईडी इक्वल टू 100, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जेम्स, इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम। तो इस कंस्ट्रक्टर में हम पास कर देते हैं कुछ वैल्यूज, दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। और यहां पर मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। पहला ऑब्जेक्ट किस कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज होगा, टू पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज होगा। तो यहां पर लिख देते हैं 201 ABC। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया T2। ये T2 ऑब्जेक्ट किस कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो रहा है, 104 XYZ। और अब हम यहां पर कॉल कर रहे हैं T1 डॉट आईडी, इसको कॉन्केट कर देते हैं एक स्पेस से, देन T1 डॉट नेम। सेम हम यहां पर लिख देते हैं T2 डॉट आईडी, देन T2 डॉट नेम। ओके, कोशिश करिए आउटपुट क्या आएगा बताइए। सोचिए आउटपुट क्या आएगा। हाँ जी अनुष्का। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी बार इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी। ये हमने पढ़ा था, इंस्टेंस वेरिएबल में पढ़ा था, सॉरी, इंस्टेंस वेरिएबल में हमने देखा था। चलिए वापस देख लेते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी। तो भाई T1 ऑब्जेक्ट बना, तो दो इंस्टेंस वेरिएबल हैं आईडी और नेम, इनको मेमोरी एलोकेट होगी। देन T2 ऑब्जेक्ट बना, तो फिर से आईडी और नेम को मेमोरी एलोकेट होगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना T1, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना T1 ऑब्जेक्ट। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर T1 ऑब्जेक्ट। अब T1 ऑब्जेक्ट जैसे ही बना, तो T1 के लिए इस
आईडी को एक सेपरेट मेमोरी एलोकेट हुई और इस नेम को सेपरेट मेमोरी एलोकेट हुई। ठीक है, ये T1 के लिए आईडी को सेपरेट मेमोरी एलोकेट हो रही है और T1 के लिए नेम को सेपरेट मेमोरी एलोकेट हो रही है। अब जैसे मेमोरी एलोकेट हुई तो यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवा दी, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या गई 100 और यहाँ पर क्या गई जेम्स। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। लेकिन हुआ क्या, अब कहानी में आगे हम लेके आते हैं एक टर्न। T1 ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, आईडी और नेम, आईडी कितना चला गया T1 के लिए 201 और नेम ABC। अब 201 कहां जाके शिफ्ट हो गया इस आईडी में, तो आईडी की वैल्यू अब क्या हो गई अपडेट हो गई, आईडी की वैल्यू अपडेट हो गई है। तो अपडेट होके क्या बन गया यहां पर 201। देन नेक्स्ट में नेम, नेम क्या भेजा था एबीसी, ये एबीसी कहां जाके स्टोर हो गया दिस डॉट नेम में, मतलब जेम्स की जगह अब क्या अपडेट हो गया है एबीसी। अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब देखिए T2 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तो ये T2 ऑब्जेक्ट है, और जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो होगा क्या कि यहाँ पर आईडी को सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होगा और नेम को सेपरेट मेमोरी एलोकेशन हो गया। ऊपर वाला है आईडी और नीचे वाला नेम। T2 के लिए आईडी और नेम दोनों अलग है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वैल्यू क्या रखी है 100 एंड जेम्स। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ T2 का और क्या लेके गया 104 और XYZ। आईडी की वैल्यू 104 और नेम क्या हो गया XYZ। अब 104 किसको मिल गया आईडी को और XYZ किसको मिल गया नेम को। अब यहां पर अपडेट हो गया, आईडी 100 था लेकिन कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपडेट हो गया, आईडी कितना हो गया 104 और नेम भी यहां पर अपडेट हो गया, कितना हो गया XYZ। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों चीजें देखिए, स्टेप नंबर 14 और 15, स्टेटमेंट 14 और 15 हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर अगली चीज देखिएगा क्या हो रहा है। अब T1 ने आईडी को कॉल किया, तो T1 ने जब अपने आईडी को कॉल किया तो क्या मिला इसको 201 201 और T1 ने अपने नेम को कॉल किया तो उसको क्या मिला ABC। तो ध्यान रखिएगा दो ऑब्जेक्ट है T1 और T2। T1 के लिए आईडी और नेम को सेपरेट मेमोरी स्पेस मिला, T2 के लिए आईडी और नेम को सेपरेट मेमोरी स्पेस मिला। मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में T3 ऑब्जेक्ट भी होता तो T3 ऑब्जेक्ट के लिए आईडी और नेम सेपरेट होता, T4 ऑब्जेक्ट होता तो T4 के लिए आईडी और नेम सेपरेट होता। तो T1 डॉट आईडी क्या निकला वो 201, T1 डॉट नेम क्या निकला ABC। देन नेक्स्ट है T2 डॉट आईडी, T2 ने आईडी को कॉल किया तो क्या मिला उसको 104, T2 ने नेम को कॉल किया तो क्या मिला XYZ। तो दोनों की आईडी यहां पर क्या है सेपरेट, दोनों की आईडी यहां पर क्या है सेपरेट।
और दोनों के नेम भी क्या है, सेपरेट। तो आंसर क्या आएगा, 201 ABC 104 XYZ। डन। 201 ABC 104 XYZ। तो यही मेरे को समझाना था कि T1 और T2 के लिए इंस्टेंस वेरिएबल T1 और T2 सेपरेट इंस्टेंस वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। ओके, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल की डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये हुआ हमारा, देखिए दिस कीवर्ड यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। ये नंबर 4 हो गया, नंबर 5 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 5। तो क्या सर हम अगर इनको स्टैटिक बना दें तो कुछ कुछ डिफरेंस आएगा? इनको अगर स्टैटिक बना दिया तो कोई डिफरेंस आएगा? बताइए। नहीं आएगा सर, पर कोई जो मेमोरी है वो सबकी कॉमन होगी। तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब जो पुराना आंसर है वही वैसे ही आएगा? नहीं नहीं, फाइनल आउटपुट क्या होगा हमारा? 100 और जेम्स ही रहेंगे। नहीं सर, यस सर, 201 ABC 104 XYZ होना चाहिए। 201 ABC 104 XYZ। चलिए कंपाइल हो गया, रन करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए 104 XYZ 104 XYZ ऐसा आया। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आप जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो देखिए ये लोग क्या है, स्टैटिक है। ये दोनों मेंबर्स, जो दोनों डेटा टाइप, सॉरी जो दोनों वेरिएबल्स है वो क्या है, स्टैटिक है, इंस्टेंस नहीं है। अब जब जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतनी बार इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन यहाँ तो इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ तो स्टैटिक है। और स्टैटिक हमने, वापस मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, मैंने शायद लिखवाया नहीं था, उसको बोल दिया था कि स्टैटिक वेरिएबल को सिर्फ एक बार मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, अब लेके चलते हैं। अब यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन हो गया। स्टैटिक का मेमोरी एलोकेशन कब होता है, जब डॉट क्लास फाइल लोड होती है। जब डॉट क्लास फाइल लोड होती है, कहाँ पे, कहाँ गया ये रहा। जब डॉट क्लास फाइल लोड होती है क्लास लोडर में, तब मेमोरी एलोकेट हो जाता है, यानी कि रन होने के पहले मेमोरी एलोकेशन इसका हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन इस आईडी का हो गया और इस नेम का हो गया। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, ये है आईडी और ये है नेम, इसको एक बार मेमोरी एलोकेट हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब क्या हुआ, उस पे आए। T1 ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्या लेके गया, 201 ABC। ठीक है, 201 ABC। तो यहाँ पर आईडी और नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। और चेंज कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इन दोनों पे। ओके, बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू क्या थी, बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू थी 100 और जेम्स। तो यहाँ से क्या लेके गए, 201 ABC, और कंस्ट्रक्टर में जाएगा तो आईडी और नेम को अपडेट कर देगा। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट ले लूँ, ठीक है ना, अपडेट कर देगा। और तो यहाँ पर 100 की जगह क्या आ जाएगा, 201, 201। और जेम्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ABC। ठीक है सर, ये तो अपडेट हो गया। देन, ओहो, इसमें कंट्रोल जेड वाला कोई पैटर्न नहीं है क्या? हाँ, आया आया आया, ठीक है। तो अब ये हमारा कॉल हो चुका है।
ये जा क्यों नहीं रहा है? चलिए दूसरे कलर से कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला ऑब्जेक्ट कॉल हो गया 104 और XYZ। जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अंदर जाएगा और इन स्टैटिक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, अब स्टैटिक की वैल्यू को अपडेट कर दिया, तो अभी यहाँ पर क्या रखा था 201, 201 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये हट को नहीं रहा है, 201 की जगह पे आ जाएगा कितना 104। ये अपडेट नहीं हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या हो गया। हाँ हाँ अब आया। ओके, इस पे वर्क नहीं कर रहा। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, अपडेट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 104, और यहाँ पर आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आईडी में आ जाएगा 104 और नेम में आ जाएगा XYZ। तो जब हम कॉल करेंगे कि T1 डॉट आई डी, T1 आईडी की तरफ जाएगा, तो उसको अपडेटेड वैल्यू क्या मिल जाएगी 104। ठीक है, देन T1 जब नेम की तरफ जाएगा तो क्या मिलेगा उसको XYZ, क्योंकि पुराना वैल्यू तो हट गया। स्टैटिक में तो एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है और उसी मेमोरी में ये वैल्यूज क्या हो गई हैं, अपडेट। देन T2 डॉट आई डी, T2 जब आईडी को कॉल करेगा तो क्या मिलेगा उसको 104। और T2 डॉट नेम यहाँ पर जब इसको कॉल करेगा तो क्या मिलेगा XYZ। इसलिए हमें क्या मिल रहा है 104 और XYZ। ओके, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक को एक बार मेमोरी एलोकेट होती है, इंस्टेंस को जितने ऑब्जेक्ट हैं उतनी बार मेमोरी एलोकेशन होता है। नंबर 6, तो ये तो बात हुई हमारी कि वेरिएबल्स को कैसे दिस के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं मेथड्स में, मेथड्स को कैसे दिस के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो सिंपली हम मेथड बना देते हैं सिंपल वाले। वॉइड, या ऐसा लिखे इंट ऐड, इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी। और एक और इंट मैथ, एक ऐड मेथड बना देते हैं, या इसको नाम देते हैं सम मेथड, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। और ये ऐड मेथड रिटर्न क्या करेगा, a प्लस बी, और ये सम मेथड रिटर्न करेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो t1 डॉट शो, t1 डॉट ऐड मेथड कॉल कर देते हैं 10 कॉमा 20, 10 कॉमा 20 ये हमने कॉल कर दिया। तो सिंपल, T1 ने ऐड को कॉल किया, क्या भेजा 10 और 20, तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20, 10 प्लस 20 कितना हुआ 30, और 30 क्या हो जाएगा प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो जहां से कॉल करते हैं वहीं रिटर्न वैल्यू मिलती है, ये बताया मैंने मेथड में आपको। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन T1 डॉट एड 10 कॉमा 20, तो 10 और 20 भेजा, मिला क्या यहाँ पर रिटर्न में 30, 30 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन एक बार हम इसको रन भी करा लेते हैं 30। अब यहाँ पर हम रिटर्न करने से पहले ऐसा लिख देते हैं दिस डॉट सम, मतलब करंट क्लास ऑब्जेक्ट ने किसको कॉल कर दिया, सम को,
और क्या भेज दिया 1,2,3 तीन वैल्यूज भी भेज दी। तो सम को कॉल किया और तीन आर्गुमेंट पास कर दिए 1 2 3 इंटीजर टाइप के। तो सम के पैरामीटर भी देखिए तीनों इंट हैं ए बी एंड सी। तो 1 किसको मिला ए को, 2 किसको मिला बी को, 3 किसको मिला सी को। तो 1 + 2 + 3 कितना हुआ 6। अब 6 क्या हुआ यहाँ पर कॉल हो गया, 6 सॉरी रिटर्न हो गया। रिटर्न कहाँ पर हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पर रिटर्न हुआ तो इस जगह हम प्रिंट लगा दें ताकि प्रिंट होता हुआ दिख भी जाए। तो यहाँ पर कॉल होगा तो क्या मिलेगा 6 और यहाँ पर कॉल होगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर कितना था 10 + 20 30। ओके तो T1 ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था तो इनिशियलाइज हो गया। तो T1 ने ऐड को कॉल किया और क्या भेजा 10 20। तो ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 20। एसओपी में दिस डॉट सिस्टम मतलब इंस्टेंस मेथड सिस्टम को कॉल किया, सम को कॉल किया और क्या भेजा 1 2 3। अब जैसे 1 2 3 भेजा तो इसने रिटर्न में क्या दे दिया 1 + 2 + 3 6। 6 रिटर्न में कर दिया तो जहां पर कॉल हुआ वहां पर आ गया 6 और 6 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद रिटर्न a + b। a + b मतलब 10 + 20 30। तो ये रिटर्न हो गया 30 और कहां पर रिटर्न हुआ जहां पर हमने कॉल किया था तो यहाँ पर 30 आया। तो पहले 6 और उसके बाद 30। तो कंपाइल एंड रन। तो 6 देन 30 आ गया। लेकिन सर हमने ये भी पढ़ा है, सर हमने तो ऐसा पढ़ा था कि इंस्टेंस हम कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो सर दिस की क्या जरूरत है, तो बिल्कुल दिस की कोई जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो क्योंकि हमारा जो रूल था रूल नंबर 1 कॉलिंग का रूल कि इंस्टेंस से इंस्टेंस कॉल कर रहे हो तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो देखिएगा अभी भी क्या आएगा कंपाइल हो गया देन रन किया। तो इंस्टेंस से इंस्टेंस आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो अभी भी 30 एंड 6 आया, सॉरी 6 एंड 30 आया। तो ऑप्शनल है अगर इंस्टेंस से इंस्टेंस अगर आप यूज कर रहे हो तो। अब नेक्स्ट आते हैं कि सर अगर इसको स्टैटिक बना दे तो स्टैटिक बना दे और यहां पर दिस का यूज करें सम दिस डॉट सम। ओके क्या ये वर्क करेगा कंपाइल एंड रन 6 एंड 30 क्लियर। अच्छा ये भी ठीक है, मैं इसको स्टैटिक बना दूं और यहां लिख दूं दिस डॉट सम और ये स्टैटिक है ऐड। तो मैं क्लास के नेम से कॉल कर देता हूँ, क्लास का नेम क्या है टेस्ट। तो अब बताइए आउटपुट क्या होगा। क्या अब भी 6 एंड 30 आएगा। तो कंपाइल किया और यहाँ पर हमें मिल जाएगा लाइन नंबर 5 पे एक एरर। लाइन नंबर 5 क्या है ये, इस लाइन पे हमें दे दिया एरर और क्या बोल रहा है सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि स्टैटिक मेथड के अंदर आप दिस का यूज नहीं कर सकते। वी कैनॉट यूज this inside non-static, no sorry, inside static। क्लियर। तो दिस का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या दे देगा एरर। तो स्टैटिक के अंदर दिस का यूज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया था स्टैटिक मेथड जिसका कॉल ऑफ स्टैक तो पहले ही बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन दिस किस पे वर्क करता है करंट क्लास ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ऑब्जेक्ट कब बनता है रन टाइम पे। ठीक है, इस वजह से स्टैटिक में दिस को यूज नहीं कर सकते। ओके तो मेथड का समझ में आया कहां पर दिस का यूज करना है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 9
यानी कि दिस का यूज अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में दिस का यूज क्या है? तो चलिए आप कंस्ट्रक्टर एक क्रिएट कर लेते हैं। टेस्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हमने बना दिया। अब आपको समझाने के लिए मैं कुछ यहाँ पर हेलो हाई का यूज करूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। मेथड तो है नहीं तो एक्सप्लिसिट कॉल करने का जरूरत ही नहीं है। और एक और कंस्ट्रक्टर हम बना देते हैं, वो लोड कर देते हैं इंट ए। और यहाँ पर हम लिख देते हैं हाय। और चलिए एक काम करते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रिंग बी और इसमें लिखवा देते हैं हम बाय। तो सर हमने पढ़ा था कि ये T1 ऑब्जेक्ट किस कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो रहा है? जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब ये कॉल होगा और क्या प्रिंट होगा? हेलो। और अगर मुझे हाई प्रिंट करवाना है तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से प्रिंट हो, इनिशियलाइज हो। अगर मुझे बाय प्रिंट करवाना है तो मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो, है ना? ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो ये हो रहा है वन पैरामीटर से और ये हो रहा है टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से। क्या चाहिए इसको? इंट और स्ट्रिंग। नाम रख देते हैं T1 T2 T3। ठीक है। तो T1 किस कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो रहा है? जीरो पैरामीटराइज। तो T1 बनेगा तो क्या कॉल हो जाएगा? जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर? हेलो। देन T2 बनेगा तो वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या प्रिंट कर देगा? हाय। T3 कॉल होगा, उसे T3 बनेगा तो टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो क्या प्रिंट कर देगा? बाय। तो हेलो हाय बाय कुछ ऐसा प्रिंट हो रहा है। हेलो हाय बाय। ठीक है। लेकिन इसमें दिस कहाँ यूज होगा? तो चलिए, अब जितने कंस्ट्रक्टर हैं उतने हमने ऑब्जेक्ट बनाए, है ना? तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीनों अलग अलग कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर भी हमने यहाँ पर क्रिएट करे। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट हो और वो एक ही ऑब्जेक्ट तीनों कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो जाए। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक ऑब्जेक्ट तीनों कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड की मदद से ये काम हो सकता है। तो देखिए कैसे। T1 ऑब्जेक्ट बना, जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो अंदर आए। अंदर हमने लिख दिया सिर्फ दिस और आगे लगा दिया पैरेंथेसिस और इसके अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी। तो इसका मतलब है अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया? वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। मतलब क्या प्रिंट कर देगा? हाय। ओके। तो ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि वो कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो जो एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो हाँ भाई, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया तो क्या प्रिंट हो गया इसमें? हाय। और हाय जब ये कॉलिंग खत्म हो गई तो उसके बाद ये हेलो प्रिंट हुआ, मतलब दूसरे नंबर पे क्या प्रिंट हुआ? हेलो। तो पहले हाय देन हेलो। कंपाइल एंड रन। देखिएगा पहले हाय देन हेलो। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि हमें इसको भी कॉल करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दिस और यहाँ पर दो पैरामीटर, दो आर्गुमेंट हम पास कर देते हैं 10 कॉमा ABC। तो भाई ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जो दो पैरामीटर ले रहा है? हाँ जी है, इंटीजर और स्ट्रिंग जी, यस। तो क्या होगा? ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, इसके अंदर वन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसके अंदर टू पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो ये टू पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ? बाय। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ? हाय। और सबसे लास्ट में क्या प्रिंट हुआ? हेलो। ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट से हमने तीनों कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया बाय द हेल्प ऑफ
दिस, देखिए बाय, हाय, देन हेल्प, डन। अब कुछ एरर भी आपको बता देते हैं। ओके, चलो एरर बाद में, पहले तो आपको थोड़ा सा ये दिखा देते हैं। अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। एरर आएगा, हाँ एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? कंस्ट्रक्टर में दिस तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस, और ये सेकंड स्टेटमेंट है दिस। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट दिस नहीं होना चाहिए। तो लाइन नंबर 6 पे आपको एक एरर मिलेगा। ये देखिएगा लाइन नंबर 6 पे एरर है, कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। तो भाई अगर आप दिस को कॉल कर रहे हो, जिससे आप कॉल कर रहे हो, तो वो स्टेटमेंट फर्स्ट होना चाहिए कंस्ट्रक्टर में, लेकिन ये वाला दिस क्या निकला? सेकंड स्टेटमेंट। क्या दे देगा इसमें? एरर। अच्छा, एक और पूछते हैं आपसे, इसको हटा देते हैं, कॉल ही नहीं कर रहे। ओके, अब क्या आउटपुट होगा? अभी भी है, वेरी गुड। यहाँ पर भी क्या दे देगा? एरर। क्यों? क्योंकि आपने इस कंस्ट्रक्टर में पहला स्टेटमेंट तो यूज कर लिया, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट पे दिस रख दिया, तो वापस क्या दे देगा? एरर। देखिएगा लाइन नंबर 6 पे, अभी भी लाइन नंबर 6 पे एरर आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर एरर आएगा लाइन नंबर 6 पे, कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। तो ऐसे क्वेश्चंस आप याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरर रिलेटेड, आउटपुट रिलेटेड।